तो स्टूडेंट्स आज की टर्म्स हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हमारी सीरीज चल रही है, आज पार्ट 3 हम करेंगे। तो पहली टर्म है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इन जनरल अगर आप देखें तो हम अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड बड़ी बार सुनते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जब उसको उसमें कुछ रिडक्शन करी जाती है या रिलैक्सेशन दी जाती है, उसको कम किया जाता है, तो उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं, है ना। तो सेम वे अब ये जो प्रोडक्ट है, जो बिजनेस हाउसेज हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, तो वो बिजनेस हाउसेज या कंपनीज हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करती हैं, राइट। अब डिस्काउंट की अकाउंटिंग में टू टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स। तो पहला डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड टाइप इज कैश डिस्काउंट। ठीक है। तो डिस्काउंट का मीनिंग है कि द रिडक्शन इन द प्राइस और पेमेंट ऑफ गुड्स अलाउड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू इट्स कस्टमर्स इज कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है ना। जो भी प्राइस होगी प्रोडक्ट की, उसमें जो भी रिडक्शन करी जाती है उसको डिस्काउंट बोलते हैं। अब दो तरीके के डिस्काउंट्स हैं। तो पहला हम लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है? देखिए, ट्रेड डिस्काउंट होता है जो एक बिजनेस मैन या जो एंटरप्राइज है वो अपने कस्टमर को देती है ऑन दी एमआरपी, जो है प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रोडक्ट की प्राइस पे जो डिस्काउंट मिलता है, जिसे हम रिबेट भी बोलते हैं बहुत बार, तो उसे ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। ठीक है। ये मिलता है प्रोडक्ट की एमआरपी पे, प्रोडक्ट की प्राइस पे। क्लियर है। और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, इसको अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सेपरेट एंट्री इसकी पास नहीं की जाती, बट इसका जो अमाउंट है वो प्रोडक्ट की जो एमआरपी है, जो ग्रॉस उसकी अमाउंट है, उसमें से माइनस होता है और फिर जो नेट अमाउंट आता है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए, यहाँ पे मैंने इसका ऐसे फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा है। तो ग्रॉस सेल, जितना भी ग्रॉस अमाउंट होगा सेल का, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर जो अमाउंट आएगा नेट अमाउंट, वो ही हम अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। बट ट्रेड डिस्काउंट की सेपरेट एंट्री जर्नल एंट्रीज में शो नहीं की जाती, ये आपने याद रखना है। तो इसकी एग्जाम्पल देखिए, अगर एक प्रोडक्ट की एमआरपी 1000 रुपीज है, ठीक है ना, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट जो मिल रहा है वो 10% है। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 10% है। तो नेट प्राइस कैसे निकाली जाएगी? 1000 रुपए जो प्राइस है, उसमें से 10% ऑफ 1000 रुपीज निकालेंगे। तो 1000 माइनस 10% ऑफ 1000 होता है 100। तो 1000 में से 100 रुपीज माइनस करेंगे तो 900 रुपीज उस प्रोडक्ट की प्राइस कस्टमर को देनी है, ना कि 1000 रुपीज, क्योंकि जो 10% है उसे डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर हो गया। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड डिस्काउंट की सेपरेट एंट्री जर्नल एंट्री शो नहीं की जाती, बट अमाउंट में लेस करके नेट अमाउंट लिखा जाता है। ठीक है। अब सेकंड टाइप इज कैश डिस्काउंट। ये देखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो कैश डिस्काउंट जो सेकंड टाइप है, ये डिस्काउंट कब दिया जाता है? ये डिस्काउंट देता है बिजनेस, जो एंटरप्राइज है वही देती है। बट ये किसको देती है? ओनर्स जो होते हैं, बिजनेस ओनर्स जो होते हैं, जब वो अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं उधार पे, तो क्या होता है, वो सप्लायर क्रेडिटर बन जाते हैं उस बिजनेस हाउस के। ठीक है। और कई बारी जो बिजनेस हाउसेज हैं वो कस्टमर्स को भी उधार पे गुड्स सेल करते हैं, जिसे हम क्रेडिट सेल बोलते हैं। ठीक है ना। तो वो कस्टमर बिजनेस हाउसेज के डेटर बन जाते हैं। क्लियर है। अब जो एक बिजनेस हाउस है, जब जितने भी उसके डेटर्स होते हैं जिनसे उन्होंने पैसे लेने हैं, डेटर कौन होता है मैं बता चुकी हूँ आपको, डेटर होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम मीन्स बिजनेस हाउस क्या करते हैं कि अपने डेटर से जो मैच्योरिटी पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल किसी का 1 मंथ का टाइम है, किसी ने 2 मंथ्स के बाद पैसे देने हैं, तो जो बिजनेस हाउस है वो चाहता है कि आप उनके डेटर्स जो हैं वो जल्दी पैसा वापस कर दें। तो वो क्या करते हैं, उनको एक लालच देते हैं, एक तरह से उनको ऑफर देते हैं कि जी हम आपको डिस्काउंट देंगे अगर आप अपने मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही पेमेंट हमें वापस कर देते हो। ठीक है। हमें हमारा जो अमाउंट है वो दे देते हो। ठीक है। तो इसलिए जो क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है? वो बिजनेस हाउस, क्योंकि उसने डेटर को क्रेडिट पे सेल करा है। तो क्रेडिटर ने पैसे लेने हैं और डेटर ने पैसे देने हैं। तो जो क्रेडिटर होता है
वो डेटर को ऑफर दे रहा है कि अगर आप क्विक पेमेंट करते हो जो अमाउंट ड्यू है तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। उस डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट बोला जाता है। तो ये ऑफर दी जाती है क्रेडिट के द्वारा अपने डेटर को टू मेक द पेमेंट क्विकली, ठीक है। और ये जो कैश डिस्काउंट होता है इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ क्रेडिटर एज वेल एज डेटर। क्रेडिटर और डेटर दोनों ही अपनी बुक्स में कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, इसकी एंट्री शो करते हैं। और जो कैश डिस्काउंट है ये क्रेडिटर के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि क्रेडिटर देता है डिस्काउंट और देता किसको है, डेटर को, तो इसलिए डेटर के लिए ये डिस्काउंट इनकम है, ठीक है। देखो ये डायग्रामेटिकली मैंने थोड़ा शो किया है, यहाँ से अगर आपको इजीली समझ आए। क्रेडिटर होता है जिसने पैसे लेने हैं, डेटर कौन होता है, जिसने पैसे देने हैं, ठीक है। तो अब क्रेडिटर चाहता है कि डेटर उसे जल्दी से पैसे वापस कर दे, तो वो उसे ऑफर जो दे रहा है कैश डिस्काउंट का, तो कैश डिस्काउंट क्रेडिटर डेटर को देता है और फिर डेटर से कैश रिसीव करता है। अब इसमें भी यही है कि फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर 10% डिस्काउंट दे रहा है और अगर डेटर ने 1000 रुपीज देने थे, फॉर एग्जाम्पल इस डेटर ने 1000 रुपीज देने थे क्रेडिटर को, ठीक है, तो 10% अगर इसमें करे तो वो 100 रुपीज बनता है। तो इट मीन्स अब जो ये डेटर है ये सिर्फ 900 रुपीज क्रेडिटर को देगा। तो इट मीन्स डेटर के लिए जो ये 100 रुपीज का डिस्काउंट है ये इसको फायदा हो रहा है, तो इसके लिए इनकम या गेन हो गया। और क्रेडिटर का को ये 100 रुपीज का इससे कम ले रहा है, तो इसलिए इसके लिए ये एक्सपेंस या लॉस हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये था कैश डिस्काउंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। अब आप अकाउंटिंग पढ़ोगे तो अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट तो बहुत कॉमन टर्म्स हैं जो आप काफी बार ये यूज होंगी, ठीक है। तो डेबिट एंड क्रेडिट होता क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग में कुछ लोग कहते हैं डेबिट देना होता है, क्रेडिट लेना होता है या कुछ भी, बट ये सब क्रेडिट या डेबिट को इस सेंस में यूज नहीं किया जाता। डेबिट एंड क्रेडिट जो है ये सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं अकाउंट की टू साइड्स। ये देखिए मैंने नीचे अकाउंट का एक अभी सिंपल सा फॉर्मेट बनाया है, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। अकाउंट जो होता है उसकी दो साइड्स होती हैं, एक साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक साइड होती है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोला जाता है, राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोला जाता है। तो अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट का यही रोल है, यही मतलब है, इसका और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन डीआर यूज करते हैं, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन सीआर यूज करते हैं, ठीक है। अब जब आप आगे अकाउंटिंग के रूल्स पढ़ोगे, जो 3 गोल्डन रूल्स हैं, तो उसमें डेबिट क्रेडिट ही आपको बताना है। सॉरी स्टूडेंट्स, माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, सो लेट्स कंटिन्यू। तो जब आप 3 गोल्डन रूल्स करोगे अकाउंटिंग में तो वहाँ पे आपने यही देखना है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन की एंट्री है वो डेबिट साइड जाएगी अकाउंट के कि क्रेडिट साइड जाएगी, ठीक है। तो डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब यही होता है। इसका मतलब ये नहीं है डेबिट का मतलब डेटर या क्रेडिट का मतलब क्रेडिटर नहीं होता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। तो नेक्स्ट टर्म है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी वो अमाउंट होता है जो कोई पर्सन किसी बिजनेस हाउस में या कंपनी में इन्वेस्ट करता है और वो उसका क्लेम बन जाता है। लाइक अगर हम एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन 1 लाख रुपीज एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है, राइट। अब वो 1 लाख रुपीज का उस पर्सन का क्लेम है उस कंपनी के ऊपर, तो वो 1 लाख की उसकी इक्विटी बन गई। तो जितने भी राइट्स या क्लेम्स होते हैं पर्सन्स के कंपनी या बिजनेस एंटरप्राइज के ऊपर, वो उन पर्सन्स की इक्विटी कहलाती है, ठीक है। इट्स ए काइंड ऑफ राइट। अब इक्विटी जो होती है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज ओनर्स इक्विटी एंड सेकेंड वन इज आउटसाइडर्स इक्विटी, राइट। अब ओनर्स इक्विटी नाम से पता चल रहा है कि वो क्लेम जो ओनर का क्लेम होता है कंपनी के ऊपर, इट मींस जो पैसा ओनर ने लगाया है कंपनी में उसको हम कैपिटल भी बोलते हैं। तो ओनर्स इक्विटी कैपिटल होती है। और आउटसाइडर्स इक्विटी होती है जो बाहर के लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है या पैसा दिया है कंपनी को। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स लाइक जिन्होंने लोन दिया है
कंपनी को, तो पैसा तो दिया है, उनका क्लेम तो बन रहा है कंपनी के ऊपर, बट वो ओनर नहीं है, क्रेडिटर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, इसलिए उनकी जो इक्विटी है उसको आउटसाइडर्स इक्विटी बोलते हैं या फिर लाइबिलिटीज भी बोला जाता है, अदर आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज भी बोला जाता है। अब इसी इक्विटी के बेस पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है जो आप आगे भी पढ़ेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कैसे है, ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, तो ओनर्स इक्विटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ओनर का पैसा लगा हुआ है और इसको हम कैपिटल भी बोलते हैं। आउटसाइडर्स इक्विटी जो बाहर के लोग हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने पैसा दिया हुआ है कंपनी को, उनको हम लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। और एसेट्स होते हैं कंपनी के सारे प्रॉपर्टीज, जो कंपनी के अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो जब कैपिटल को और लाइबिलिटीज को जब हम प्लस करते हैं, वो एसेट्स के बराबर आनी चाहिए, यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आगे आप चैप्टर में करोगे। नाउ नेक्स्ट टर्म इज एंट्री, वेरी कॉमन टर्म, हम बार बार सुनेंगे अकाउंटिंग में कि जर्नल एंट्री या एंट्री पास करते हैं हम ट्रांजैक्शन की। तो जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है या इवेंट होती है, तो जब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको हम एंट्री बोलते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल टर्म। उसके बाद आती है नेक्स्ट टर्म, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं वो सारा अमाउंट जो हमने डेटर से लेने होते हैं, मीन्स जितना भी पैसा रिसीव करना है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स। बट अब इसमें सिर्फ डेटर्स नहीं आते, सारा अमाउंट जो डेटर से लेना है या फिर जो अमाउंट बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट ड्यू पड़ा है। अब बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, बिल रिसीवेबल वो बिल होते हैं जो डेटर्स पे ड्रॉ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो अल्टीमेटली दोनों का मतलब एक ही है, मतलब बिल रिसीवेबल डेटर्स पे ही बनते हैं, तो दोनों एक ही चीज है। हाँ, बट कई बारी क्वेश्चन में अलग अलग टर्म्स दी जाती हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ट्रेड रिसीवेबल में ये दोनों ही टर्म्स प्लस की जाती हैं, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों टर्म्स को प्लस करके जॉइंटली ट्रेड रिसीवेबल बोला जाता है। दूसरे इसकी अदर टर्म्स यूज होती हैं, अकाउंट रिसीवेबल और सिंपली रिसीवेबल्स भी बोला जाता है। तो इसको अगर हम फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल। अब आती है टर्म ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स ट्रेड रिसीवेबल का ऑपोजिट है। इट मींस वो सारा अमाउंट जो हमने देना है क्रेडिटर्स को या बिल्स पेबल के अगेंस्ट। अब बिल्स पेबल वो बिल्स होते हैं जो क्रेडिटर्स हम पे ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो मींस ये भी पेमेंट वाले बिल्स होते हैं। इन दोनों को जॉइंटली ट्रेड पेबल्स बोला जाता है या अकाउंट पेबल या सिंपली पेबल्स भी बोला जाता है। फॉर्मूला इसका है ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। स्टूडेंट्स, इंसॉल्वेंट वर्ड भी आप बहुत बार सुनोगे, देखोगे अकाउंटिंग में। तो इंसॉल्वेंट कौन होता है, ये वो पर्सन होता है जिसकी लाइबिलिटीज उसके एसेट्स की वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है और वो इस कंडीशन में होता है कि वो अपने कर्जे चुका नहीं सकता क्योंकि उसकी लाइबिलिटीज ज़्यादा है और उसकी प्रॉपर्टीज जो है उनकी वैल्यू कम है, वो सारी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस पर्सन को इंसॉल्वेंट बोला जाता है। और एक और टर्म यूज होती है इसके लिए इंसॉल्वेंट के अगेंस्ट, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट टर्म आप यूज कर सकते हैं उस पर्सन के लिए। आज की लास्ट टर्म है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, डेट्स मीन्स कर्जे, और बैड हो गए वो कर्जे जो हमारे लिए बैड हो गए, मीन्स हमें वापस नहीं मिले, लोगों ने वो अमाउंट हमें वापस नहीं दिया। तो बैड डेट्स वो अमाउंट होते हैं जो इररिकवरेबल होते हैं डेटर से, क्योंकि डेटर से हमने पैसा, फॉर एग्जाम्पल ए जो है इसने हमें 10,000 वापस कर दिया अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा गुड डेटर हो गया, राइट। बट जो दूसरा डेटर है बी, बी ने हमें देना है 20,000। अब जो बी डेटर है इसने हमें 20,000 वापस नहीं किया, तो ये बन जाता है हमारा बैड डेट। ठीक है, बिकॉज इसने हमें अमाउंट वापस नहीं करा है। तो यहाँ पे हमें 10,000 जो मिल गया वो तो हमारे डेटर्स में हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, बट जो इररिकवरेबल अमाउंट है बी से, वो हमारा किस कैटेगरी में चला जाएगा, बैड डेट में। और ये जो 20,000 शो हो रहा है ये हमारा लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा बिजनेस में। ठीक है, इस लॉस का, बैड डेट का रीजन कुछ भी हो सकता है, इंसॉल्वेंसी हो सकती है या कोई और रीजन हो सकता है।
ठीक है। तो बेसिकली ये लॉस है बिजनेस का और इसे एज ए लॉस इसकी जर्नल एंट्री पास करी जाती है, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी टर्म्स। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालते रहूं रेगुलर आपको अपडेट मिले और आप वो वीडियोस देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सको। बाय एंड टेक केयर।